देखिए बच्चों, कितने बच्चे ये अभी बैठे हुए हैं। लगभग हमारे समझ से 40-45 बच्चे होंगे। क्यों बच्चे, क्या टाइम हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है? 2:27 हो रहा है। किस लिए बैठे हो? पढ़ने के लिए। और आज आपको पढ़ाने के लिए एक मेहमान आए हैं। आपका जोरदार ताली देंगे। बहुत अच्छे। देखिए, आप उन्नति के पिताजी हैं श्री बजरंगी प्रसाद जी सर। और आप एमए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बीएससी हूँ, बीएड हूँ। एमए जो होता है वो स्नातक से ऊपर होता है, परास्नातक होता है। आपसे मैंने निवेदन किया कि आप बच्चों कुछ बताइए। सर, आज आप इतने योग्य हैं, हमारे एसएमसी के सदस्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मीटिंग थी तो हमने सर का समय लिया और सर ने समय दिया। और आप कुछ बच्चों को बताइए सर। जी धन्यवाद सर, आपने ये सब मुझे पहली बार ऐसा मौका दिया। आपके लिए मैं इस मौके के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। तो बच्चों, आज इस क्लास में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैं बजरंगी प्रसाद, आप जानते हैं, तिलकपुर बक्सरा गया हूँ, दुर्गापुर गोंडा। मैं आप ही के बीच का हूँ, ठीक है? तो आज आपको पढ़ाया जाएगा कुछ जनरल नॉलेज की चीजें, जैसा कि आप किताबों में पढ़ते हैं। और ध्यान से सुनिए, बात को ध्यान से सुनिए, अध्ययन होना चाहिए, गौर से सुनिए। मेच्योरिटी के साथ आपको अध्ययन लाना चाहिए। वो चीज नहीं कर पाते हैं आप। तो सर जी के माध्यम से आप जो पढ़ते हैं, जो बताया जाता है, उसको आप लोग भूल जाते हैं, है ना? और जो बात बताई जाती है, जो नियम का बताए जाते हैं, उसको आप केयर नहीं करते हैं। तो जो स्कूल में बताया जाए शिक्षकों द्वारा या शिक्षिकाओं या मैम के द्वारा, तो उसको आप बहुत अच्छे ढंग से सुने उस चीज को, और सुने और उसको केयर करें, और जाकर तब घर पे उसको रिवीजन करें। तब जाकर आपको जो माइंड सेट होगा और वो आपको याद रहेगा। और एकदम कंसंट्रेट का मतलब एकाग्र भाव से, मतलब हमारा दिमाग एकाग्र होना चाहिए। किसी बाहरी आवरण से, बाहरी चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए, घर की या बाहरी चीजों से। हम क्लास में हैं तो क्लास में रहे तो हमारा दिमाग, दिल और दिमाग और सारी चीजें हमारे क्लास पर ही फोकस रहे। तब आपकी समझ में आएगी, सारी चीजें आप जानेंगे, तब आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त होगी। ठीक है? तो आज जो कुछ इसमें तो हमको पूछेंगे कि इसमें कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं, बताइए बेटा। 6, 7 और या 5 वाले भी हैं, 3, 4 वाले भी हैं। गुड बेटा। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये विद्यालय बहुत ही हमारे अपने क्षेत्र में उन्नतशील है। सारे विद्यालयों से मैं जानता हूँ, बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है यहाँ के बच्चों के, यहाँ शिक्षक शिक्षिकाओं का जो प्रयास है, जो मेहनत है, उसको देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग और अच्छी तरह से मेहनत करें और अच्छा से बनाएं, कि इस स्कूल का और यहाँ की गुरुजन या मैम या आपके माता पिता का नाम हो। आपका जब आप अच्छा से काम करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपका किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका नाम आएगा, या जो भी तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, आप उसका फॉर्म भर रहे हैं, तो आप दिमाग से, ध्यान से, सही से, मेहनत से करके नहीं उस चीज को परफॉर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट कहाँ पाएंगे। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करके रिजल्ट को अच्छा से अच्छा करें, तो जिससे आपका नाम, आपके विद्यालय का नाम, आपके गुरुजन और आपके माता पिता, आपके क्षेत्र का नाम होगा। धन्यवाद सर। अब मैं चाहूँगा सर, आप हमारे बच्चों से कुछ पूछिए, चाहे जिस भी क्षेत्र से। देखिए हमारे बच्चे कुछ बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। जी। एक बार इस व्हाइट बोर्ड पर आप सभी बच्चे दृष्टि डालेंगे, ध्यान से दृष्टि डालिए और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। तो मैं इसको मैं वाच करूंगा और पूछूंगा क्लास में। ताली तो बजा दो बच्चों, बच्चे ने सही जवाब दिया है। धन्यवाद सर। अरे बेटा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। बेटा, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी। क्या बात है बच्चों। आप
आप लोग हमारी लाज रख रहे हैं, जो आपको पढ़ाते हैं गुरुजन मैम जन, उनका आप लोग लाज रख रहे हैं। ये अभिभावक हैं, जिससे इनको भी विश्वास होगा कि आप सभी लोग मेहनत कर रहे हो, टीचर भी मेहनत कर रहे हैं। और धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया इसके लिए। देखिए ये हमारे एक अभिभावक हैं, बच्चों को ग्लोब के बारे में बता रहे हैं। और बच्चे यह पृथ्वी है, ये समझ लीजिए पृथ्वी का एक नमूना है, ये पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर हमारे सारे महाद्वीप बने हुए हैं, जैसे कि एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप ये है, एशिया महाद्वीप में हमारे भारत है, भारत आ रहा है, देखिए ना, ये है भारत। ठीक है, ये रूस है, चाइना है, इधर और अन्य देश हैं जैसे जापान है यहाँ साइड में। इसके अलावा है ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। फिर आप इधर देखेंगे, ये जो नीला भाग दिखाई दे रहा है ये समुद्र है, ये प्रशांत महासागर है ये। और ये नीचे यहाँ भारत के नीचे जो है ये हिंद महासागर है। जो हिंद महासागर जो है ये सबसे छोटा महासागर है, विश्व का सबसे छोटा महासागर हिंद महासागर। और सबसे बड़ा सुने बच्चों आप लोग, सबसे छोटा महासागर हिंद महासागर और सबसे बड़ा महासागर गुड, धन्यवाद सर। और ये है, ये ऑस्ट्रेलिया है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके दायरे में जो आते हैं ये देश, जैसे न्यूगिनी है या न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड है। ये हमारे के एकदम पूर्वी और दक्षिणी बिंदु पर आके मिलता है, ये दिखाई देगा। ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये हमारे देश के इस साइड में दिखाई देगा। वो टुकड़ा था वो कट के ये है। और ये जो अफ्रीका है जो इस साइड में दिखाई देगा, इस साइड में, इस पश्चिमी और दक्षिणी, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, और ये हमारा भारत है, ये एशिया का क्षेत्र हो गया। और इधर ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य माने भूमि के बीच में, भूमि के बीच में है भूमध्य रेखा है, हमारे बीच में ही आता है ये धरती के मतलब पृथ्वी के भूमध्य रेखा है। ठीक है, उधर कर्क रेखा, इस वक्त ये भूमध्य रेखा, इधर मकर रेखा। और ये जो नीचे वाला भाग है ये ध्रुव है। ये कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव है। ये है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव ये है हमारे ऊपर यानी सामने वाले पड़ेगा, और जो हमारे नीचे वाले पड़ेगा वो दक्षिणी ध्रुव बिंदु होगा, वो दक्षिणी ध्रुव होगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और इसमें महासागर जो है जैसे अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिका महासागर ये है अंटार्कटिका, जो दक्षिणी ध्रुव। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़े थे, यहाँ बर्फ के सारे ढेर लगे होते हैं, यानी बर्फ यहाँ -डिग्री में चला जाता है तापमान, जो यहाँ जो पूरा क्षेत्र बर्फ जम जाता है इन क्षेत्रों में। ठीक है, ये क्या है? ये भूमध्य रेखा। ये भूमि के बीचों बीच में होकर गुजरता है। जो बीच में जाए सब भूमध्य यानी मध्य माने बीच में, तो भूमध्य रेखा है। और इधर कर्क रेखा और ये रेखा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा में जो आने वाले क्षेत्र होते हैं यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, जिसमें आप ग्लोब में देखे होंगे कि इसमें भारत का आधा भाग आता है। ठीक है, और इधर अफ्रीका का भाग आता है। जो क्षेत्र इसमें आते हैं, इस क्षेत्र में वहाँ गर्मी अधिक पड़ती है और यहाँ के लोग काले होते हैं। क्यों बच्चे? तो जो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज के सारे लोग कितने काले काले होते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। और हमारा जो देश है वो बहुत ज़्यादा ना गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, इसलिए हम लोग थोड़ा सांवले हैं, या कोई गोरा हो जाता है ना। ठीक सर, बताएं आप। देखिए ये जो भारत हमारा जो है, भारत थोड़ा मतलब भूमध्य रेखा के और थोड़ा आगे से जगह में पड़ता है, जिसकी फिर भी यहाँ गर्मी अधिक क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ गर्मी जो सूरज का तापमान है ये हमारे एकदम लंबवत यानी सीधा पड़ता है। सूर्य की जो किरणें हैं सीधा एकदम लंबवत सीधी पड़ती हैं, और यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, जिसमें यहाँ कालाहारी इधर ये अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीका में बहुत जो लोग हैं वो बहुत काले होते हैं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ दिखाया है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान सहारा का मरुस्थल है। हाँ बेटा, विश्व का बहुत अच्छी चीज सर ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। विश्व का सबसे गर्म स्थान सहारा महाद्वीप।
ये देखिए ये चीज़ हमने भी नहीं बताया था आपको, और ये सर बता रहे हैं। आपका धन्यवाद सर। हम अभी ज्योग्राफी हमारा उतना विषय नहीं ना। जी सर। ठीक है, धन्यवाद सर। और विश्व का सबसे ठंडी जगह जो है विश्व का सबसे ठंडी बर्फोनियास, जो यूरेशिया के क्षेत्र में, यूरेशिया के साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। ये देखिए सबसे ठंडा स्थान बर्फोनियास का बर्खोनियास, बर्खोनियास के एशिया के साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। हाँ, एशिया और यूरोप और एशिया के जो बीच का जो भाग है, जो दोनों मिलाकर हो जाता है, वो हो जाता है यूरेशिया। तो दोनों का जो मिलाएंगे यूरोप धन एशिया, तो क्या हो जाएगा? यूरेशिया। देखा आपने? करते होंगे, आपको पता होगा। ये बच्चे 2 बजे के बाद कोचिंग क्लास के लिए इकट्ठा हैं, और ये हमारे अभिभावक हैं, समय दे रहे हैं आपको। ठीक है। अभी मैंने इसमें ग्लोब में दिखाया था, ये जो भाग है, देखिए बच्चे, ग्लोब छोटा है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ संकेत के द्वारा कि ये जो भाग है, ये एशिया और यूरोप का जो क्षेत्र आता है, ये यूरोप का है। यूरोप और एशिया का क्षेत्र ये मिलाकर यूरेशिया हो जाता है। ये उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र है। इस उत्तरी ध्रुव पर ठंडी बहुत अधिक पड़ती है। जो ठंडी अधिक पड़ती है वो इसी जगह पे सहारा का ये बर्फोनियास जो जगह है, यहाँ तापमान बहुत नीचे चला जाता है, जिससे बहुत अधिक ठंडी पड़ती है और बर्फ जम जाती है। यहाँ बर्फ की प्लेटें या चादरें बिछ जाती हैं। ये वाला जो क्षेत्र इस क्षेत्र में आते, भारत के इस क्षेत्र में आती है। मैं भारत पूरे, ये देखिए मैं ग्लोब जो बनाया हूँ इसको, इसमें सारे विश्व को, मतलब सारे देशों को बनाना पड़ेगा तब। सही 1/4। 1/4 1/4। हाँ, 365 सही 1/4। 1/4 1/4 का मतलब क्या हुआ? मैं बताता हूँ। जैसे एक दिन का चौथाई भाग क्या होगा? एक दिन का चौथाई भाग कितना होगा बताओ? 24 घंटा होता है ना, तो 1/4 कितना होगा? 6 चौको 24, 6 चौको 24, यानी 6 घंटा। तो दिन और रात मिलाकर 24 घंटा होता है ना, तो 24 का आप करेंगे क्या? भाग 4 6 24, कितना आया? 6, यानी 6 घंटा। ये 6 घंटा हमारा हर साल बढ़ता है, यानी 365 दिन 6 घंटा हमारा दिन क्या होता है? हर साल हमारे साल की जो पृथ्वी जो हमारी घूमती है, सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है, साल में 365 दिन 6 घंटा का समय लेती है सूर्य की परिक्रमा करते हुए। ठीक है, परिक्रमा करते हुए जब सूर्य पूरा करते 365 दिन 6 घंटे लेती है। ये 365 दिन 6 घंटे हर साल बढ़कर 6 घंटे इकट्ठा होकर क्या हो जाता है? 6 चौक 24, 4 साल बाद वो 366 दिन दिखाएगा, है ना? हर चौथे 4 साल में 6 घंटा क्यों? 6 चौके 24 नहीं हो जाएगा, या और वही लीप ईयर भी आता है 6 चौके 24। तो ये क्या हो जाएगा? लेप का मतलब बढ़ जाना। ठीक है, अधिवर्ष, जिसे हम अधिवर्ष कहते हैं, वो फरवरी का 29 दिन हो जाता है। जी, वही लीप ईयर सर, लीप ईयर जी, अधिवर्ष वही। हाँ, वही अधिवर्ष। जी जी, अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं फरवरी को 29 दिन का। हाँ। जो 29 दिन की हो जाती है फरवरी, तो ये हमारा वही हो जाता है, यानी हर चौथे साल। हाँ, हर चौथे साल जो साल होता है 366 दिन का होता है हर चौथा साल। हाँ, 366 दिन का हो जाता है। बाकी 365 बाकी 365 हर चौथे साल। ठीक है, तो ये हुआ। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? नहीं पता होगा ना? 2 गति। कौन कौन से हैं? घूर्णन गति, क्या? जोर से बोलो। घूर्णन गति और चालन गति। घूर्णन और परिभ्रमण। घूर्णन गति जो होती है वो घूमती है, घूर्णन वो होता है ना, लेकिन यहाँ लट्टू जैसे कि परिक्रमण और परिभ्रमण। जी, पृथ्वी की हमारी जो गतियां होती हैं वो परिक्रमण और परिभ्रमण पर ही आधारित है। बताइए। मान लीजिए ये है ना, ये क्या है? सूर्य है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन मीन्स सूरज। तो ये है सूरज और ये हमारी है पृथ्वी। ये क्या करती है? ये चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या है? चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी हमारी जब परिभ्रमण करती है, जब पृथ्वी हमारी परिभ्रमण करती है, यानी 24 घंटे में एक बार जब घूमती है, ऐसे जब घूमती है धीरे 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 धीरे, तो क्या बनता है? तो क्या बनेगा? जब पृथ्वी हमारी 24 घंटे में अपनी अक्ष पर घूमेगी
तो क्या बनेगा? दिन और रात बनेगा। ठीक है। और यही यही घूमते हुए ऐसे घूमती है अपनी जगह पर, घूमते 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 क्या करती है? ये सूर्य का इसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुए ये पूरा करती है 365 दिन 6 घंटा, 1 साल लगा देती है। ठीक है। तो ये क्या करेगी? जो पृथ्वी हमारी इस अक्ष पर घूमते हुए 365 दिन जब 6 घंटे लगा दिए तब क्या बनेगा? 1 साल तो बनेगा। हमारे पृथ्वी पर मतलब हमारे ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, मौसम में क्या बनेगा? जाड़ा गर्मी बरसात, मौसम बनेगा, जैसे ठंडी गर्मी वर्षा, ये सब होंगे। ये क्यों होंगे? क्योंकि सूर्य के जो तापक्रम है उसके अनुसार बनता है। सूर्य का जो तापक्रम है वो पृथ्वी पर उसके अनुसार बनता है। जो सूर्य का जो ताप है यानी जाने का प्रयोग करते हैं, जब हम ठंडियों में बैठते हैं तो क्या करते हैं? थोड़ा आग जला लेते हैं ना, बैठ जाते हैं घरों में आग के किनारे सुबह शाम। और जहाँ आग जलती है बहुत तेज जलता है तो हमें आग बहुत तेज लगती है तो हम पिछड़ जाते हैं। क्यों पिछड़ते हैं? क्योंकि हमें ताप ज्यादा लगता है। और फिर जब बुझने लगता है तो क्या होता है? क्यों? कितना मजेदार, कितना मजेदार है, कितना मजेदार। व्यवहारिक ज्ञान। उसी तरह हमारे ये पृथ्वी पर है, क्योंकि सूर्य जब दूर चला जाता है, पृथ्वी के निकट से दूर चला जाता है तो वो जो तापक्रम है वो कम हो जाता है। ठीक है। 21 जून होता है। ठीक है, याद कर लो अभी, ठीक है। 21 जून नोट करते रहो। साल का सबसे बड़ा दिन, अब कभी मत भूलना। और इसी 21 जून को विश्व योगा डे के रूप में मनाया जाता है। समझे? हाँ, कोरिलेट करो, उससे कोरिलेट करिए। और सर बताएं। नोट कर लिया आप सभी ने? देखिए, साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। तो 21 जून को क्या होता है? समय जो होता है, दिन का जो समय होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? मतलब जैसे कि 12 घंटे का दिन होता है ना, तो 12 से और ज्यादा हो जाता है। 12-13 लगभग 14 घंटा के मतलब आप महसूस करेंगे। हाँ, ऐसा होता है ना? कि उस टाइम में दिन जो होता है, दिन की वजह से ज्यादा और रातें छोटी हो जाती है। शाम को आप लोग सोते होंगे, सुबह कब हो जाता है आपको पता नहीं चलता। मम्मी पापा डांटते रहते हैं, हम सोते रहते हैं। है ना? जगाते रहते हैं, उठ जाओ। लेकिन अभी सुबह ही नहीं हुआ और आँख खुलते ही पता लगता है दिन कितना चढ़ गया, कितना चढ़ गया। है ना? तो ऐसा क्यों? क्योंकि रात की जो अवधि होती है, समय वो होती है, वो कम हो जाती है और दिन का समय जो होता है बड़ा हो जाता है। और रातें कब बड़ी होती हैं? रातें कब बड़ी होती हैं? ठंडियों में। अब यह जानना आवश्यक है कि साल का सबसे बड़ी रात कब होती है? कौन सी डेट पे पड़ेगा? साल की सबसे बड़ी रात का ये सबसे छोटा दिन। हाँ, सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? किस डेट? चले सर आप ही बताएं। नहीं बेटा, 25 दिसंबर। वो क्रिसमस डे के रूप में। आप लोग पढ़े होंगे किताबों में, क्रिसमस ये डे एक ईसाइयों का एक त्योहार है और ईसाइयों के नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। और किसके नाम पर? प्रभु ईसा मसीह के नाम पर, क्योंकि उन्होंने भाईचारा और प्यार और दया का संदेश दिया था। ठीक है। 25 दिसंबर को उनका आविर्भाव हुआ था, पैदा हुए थे। तो उस दिन को 25 दिसंबर को बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं, लेकिन वो बड़ा दिन नहीं होता है। बस समय की अवधि के अनुसार जो समय अवधि होती है वो होता है 22 दिसंबर। देख लो बेटा, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, साल का सबसे छोटा दिन। और रात सबसे बड़ी। रात सबसे बड़ी। जब दिन छोटा हो जाएगा तो रात बड़ी हो जाएगी ना? सबसे छोटा दिन। नोट करते रहिए बच्चों।
ओ की मात्रा सर छोटी, जी जी। वहीं लिख दीजिए। हाँ होता है, होती है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सर बता रहे हैं, है ना। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन और रात साल का सबसे छोटा होता है, और 22 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन और रात का होगा सबसे बड़ी हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो 24 घंटा एडजस्ट होना है कि नहीं होना है, 24 घंटा। देखिए आप अभी देखा कि 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन और रात सबसे साल का सबसे छोटी होती है। रात जो साल की सबसे छोटी होती है। और लोग क्या हैं, जैसे कि आप क्या क्या मनाया जाता है, योगा दिवस। कैसा योगा दिवस? हाँ, विश्व योगा दिवस। विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया गया? 21 जून 2014 को हमारे देश के, नोट करिए बच्चों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, हम देखिए सुन लीजिए उस चीज को। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वो प्रधानमंत्री हुए तो उसी वर्ष उन्होंने लागू करवा दिया, और तब से हम 21 जून 2014 से विश्व योगा दिवस के रूप में मना रहे हैं। रात और दिन बराबर होता है। कब होते हैं? नोट जी। ये देखिए इन्होंने क्या लिखा, 21 मार्च। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है। 3 चीजें आपको पता चली जी। और बता रहे, हाँ 21 मार्च और 23 सितंबर। अच्छा, 21 मार्च और 23 सितंबर को भी दो डेट में जी, 2 डेट में ये दोनों मतलब दिन और रात बराबर होते हैं। हाँ, दिन रात बराबर। कौन कौन? 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्या बात है सर, बहुत अच्छा। 21 मार्च और 23 सितंबर रात और दिन बराबर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? देखिए, जो जैसे आपने पढ़ा कि 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को क्या होता है, साल वो दिन होता बड़ा हो जाता है। और 21 जून के बाद जैसे 22 जून आता है तो क्या छोटा होने लगता है, छोटा होने लगता है, छोटा होने लगता है। कैसे सुन, जैसे आप गुब्बारे में हवा भर देते हैं तो जब उसकी हवा लीक होती है तो धीरे 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 सिकुड़ जाता है, और जब हवा भरते हैं तो वो फैल जाता है। उसी तरह हमारा दिन और रात बढ़ते हैं। कैसे? 21 जून को के बाद 22 जून को क्या होने लगता है, छोटा। क्यों होने लगता है? क्योंकि सूर्य जो है, वो पृथ्वी जो है, देखो बेटा, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये जो भाग है, ये वाला ये हलन का जो ये एरिया है, ये वाला एरिया है, ये दक्षिणी भाग है, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है। गोलार्ध। और ये वाला एरिया जो है, ये वाला ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध है। सर को बताइए गोलार्ध क्या होता है? गोलार्ध क्या है? पता है सभी बच्चों को? एक गोले का गोला किसी गोले का आधा। तो पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। किसके जैसे? किसके जैसे हैं? और रोटी जैसे चपटी है, और फुटबॉल जैसे। और अरे भाई, ऑरेंज है, अंडा है, हैं? मौसम्मी है। देखिए बच्चों, पृथ्वी हमारी गोल है, लेकिन विशेष रूप में एकदम जैसा कहा जाए वो माना गया है। देखिए एकदम गोल नहीं है, कुछ चपटी है, लेकिन उसको गोल ही कहेंगे, क्योंकि अंडा क्या कर, हाँ, क्योंकि सारी जानकारी हमें उस स्थिति में नहीं मिल पाएगी। तो ये पृथ्वी जो हमारी गोल है, तो गोले का जो आधा भाग होगा वो गोलार्ध, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जब ये सूर्य पृथ्वी जो है ना, अपने इस पर घूमती है, ये बताइए, पृथ्वी सूरज पृथ्वी जब घूमती है तो किस दिशा से किस दिशा घूमती है? हाँ ये बताइए। ये क्या होता है?
नहीं। पृथ्वी जब घूमती है, घूमना करती है, या दिन कैसे निकलता है, देखिए हम बताते हैं आपको। पूरब से पश्चिम दिखता है, पूरब से पश्चिम को सूरज जाता है, ऐसा दिखता है ना। देखिए ऐसे ऐसे टर्न लेती है, ऐसे टर्न लेती है ना, ऐसे ऐसे टर्न लेती है धीरे धीरे। तो किधर से घूमे बताइए? किधर से? पश्चिम से घूमे ना? हाँ, पश्चिम से पूरब की तरफ। क्यों सर? हाँ, पश्चिम से पूरब की तरफ। पश्चिम है ना, तो पूरब की तरफ है। देखिए आप घर पे खेलते होंगे या स्कूल में भी खेलते हैं होंगे, घूमने वाला या और कूद का खेल या कोई भी खेल घर पे खेलते हैं, खूब मगन होकर, है ना। तो आपको सारी आसपास की चीजें जो होती हैं, घर पेड़ पौधे आपको सोचते हैं, वो नाचते हुए घूमते हुए दिखाई देते हैं। खूब खेलते हैं ना, ऐसे है ना, खूब नाचते होते हैं, बहुत मजा आता है। पानी बरसने लगता है तो और मजा आता है ना। तो वही स्थिति जब हम घूमते हैं अपने अच्छ पर, अपनी जगह पर ऐसे घूमते हैं, तो आप एक प्रैक्टिस करके देखिए कि जब ऐसे हम घूमते हैं तो हमारी जो चीजें होती हैं वो पीछे की ओर जाती हैं। या हम साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल पर जाते हैं या किसी वाहन से जाते हैं, जब हम काफी तेज रफ्तार में जाते हैं तो नीचे की तरफ जो देखते हैं तो हमें लगता है कि हम नहीं जा रहे हैं, ये धरती जा रही है। जब ट्रेन में आप बैठते हैं तो लगता है पेड़ पीछे भगे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? इसीलिए दिखता है। जब पृथ्वी हमारी जब घूमती है तो ये सूरज क्या होता है, इस तरफ को आने लगता है। यानी इसे आप कंफर्म नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। पश्चिम से पूरब की तरफ। पूर्व की तरफ, ठीक है। पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और सूरज क्या होता है, वो अपनी जगह पर स्थिर होता है ना। और अभी तक हम लोगों को ये भ्रम था कि सूरज ही घूम रहा है, सूरज जा रहा है और हम लोग स्थिर हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आर्यभट्ट ने इस चीज को खोज के निकाला था कि पृथ्वी जो है सूरज की परिक्रमा करती है, ठीक है। आर्यभट्ट जो हमारे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही ये चीज पता किया था। लेकिन उस समय उन चीजों को सभी लोगों ने उसको नकार दिया था, यानी स्वीकार नहीं किए थे उस चीज को कि ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आगे आगे विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमारी आगे बढ़ी, विश्व के सारे वैज्ञानिकों ने इस चीज को आगे बढ़ाया, तो इसमें जानकारी स्वतः धीरे धीरे बढ़ती गई और सभी ने फिर जाना कि हाँ, जो आर्यभट्ट ने कहा वो सही ही कहा था कि पृथ्वी जो है सूरज की परिक्रमा करती है, न कि सूरज पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूरज जो अपनी जगह पर स्थिर है, ठीक है। पृथ्वी जो है अपनी इस पर ऐसे घूमती है तो सूरज क्या होता है, पूरब से लेकर पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है। तो जो पश्चिम को जाता है तो ऐसे क्या होता है, जो मैं बताने वाला था उस मुद्दे पर आता हूँ कि पृथ्वी जो है वो ऐसे से घूमते हुए तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में जब आएगा सूर्य तो क्या होगा, तो बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी हमारे यहाँ, समझे। उत्तरी गोलार्ध में जब सूरज आता है तो हमारे, क्योंकि हमारा जो देश है वो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। आप इसमें देखेंगे कि हमारा जो देश है ये एशिया महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में, ये देखिए बच्चों, ये है गोलार्ध का नीचे वाला भाग और ये गोलार्ध का ऊपर वाला भाग, यानी उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये हमारा देश भारत यहाँ है ना। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। जब सूरज हमारे उत्तरी गोलार्ध में आता है तो हमारे यहाँ क्या होता है, गर्मी बहुत पड़ने लगती है। लेकिन यही सूरज जब हमें गर्मी देकर फिर वापस होने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडी आने लगती है। तो वही चीज आज मैं बता रहा हूँ कि जून तो बीत चुका है, बीत गया, जुलाई बीत गई, अगस्त बीत गया, सितंबर आज तो 13 सितंबर है। 13 सितंबर है, 13 सितंबर, 13-10 मैथमेटिक्स में कमजोर किया हो क्या? 13-9-23 यानी आज के 10वें दिन में हमारी क्या हो गए, रात और दिन बराबर हो जाएंगे,
मैंने यहाँ कहाँ लिखा है? देखो लिखा है ना 13 सितंबर को। 23 सितंबर बच्चों, 13/10/23, यस सर। 13/10/23 याद रखना, हमें बताना भी। रात सर जी ने बताया था बराबर हो जाएंगे। 23 तारीख को। आज कौन सा दिन है? दिन। आज दिन कौन सा है? बुधवार। ठीक है, बताइएगा। सितंबर को रात दिन बराबर है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमारी जो है वो सूरज, पृथ्वी जो हमारी है उत्तरी गोलार्ध में थी, 21 जून तक थी, यहाँ आके गर्मी खूब दी। अब ये जाने वाली है, अब ये जा रही है और दिन की जो अवधि है वो कम हो रहा है और रातें बड़ी होती जा रही हैं ये यहाँ से। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में आ रहे हैं, आ रही है पृथ्वी। और हमारा अब क्या होने, रात में आपको कुछ ठंड का महसूस होने लगा होगा। जब रात कुछ बीतती है तो आपको चादर ओढ़ने की जरूरत पड़े। अब यही 10 दिन जब बाद बीतेगा तो आपको और ठंड लगेगी। फिर सितंबर जब चला जाएगा और ठंड लगेगी। क्यों? क्योंकि यही पृथ्वी का जो आना जाना है ये दक्षिणी गोलार्ध में जा रही है, इसीलिए ठंड बढ़ती जा रही है। और ठंड बढ़ने पर क्या होगा? ये पृथ्वी ये बता रहे थे कि पृथ्वी जब यहाँ आएगी दक्षिणी गोलार्ध में ठंड पड़ेगी और ये धीरे धीरे क्या होगा? ठंड बढ़ती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी। दिसंबर जनवरी आएगा, दिसंबर में जाकर थर 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 कांपे हम। दिसंबर में जाकर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हो जाएगा और रातें बड़ी हो जाएंगी। 22 दिसंबर को 22 दिसंबर। ठीक है, जैसे 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 सूरज हमारे उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो उस हिसाब से, उसके अनुसार से हमारे शरीर का जो मौसम बदलता है वैसे से हमारा शरीर भी मौसम बदलना शुरू कर देता है। तो शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे शरीर के अंदर क्या होने लगता है? बुखार आ जाएगा, छींक आना शुरू हो जाएगा, जुकाम होगा, ये सारी चीजें होंगी। ये हमारा शरीर भी उस चीज को परिवर्तन करती है, यानी मौसम के साथ कुछ चेंजिंग करती है। तो इसलिए बुखार और जुकाम होना हो जाता है। और जिसको नहीं आता है तो अच्छी बात है, लेकिन आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि मौसम चेंज हो रहा है तो हमारा शरीर भी उस मौसम को चेंज करने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए तो क्या है, तो कौन संभाल पाएगा? ये है ऑस्ट्रेलिया महादेश। जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में आएगा तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में तो खूब गर्मी पड़ती है और हमारे यहाँ खूब ठंडी पड़ती है। और जब हमारे यहाँ खूब ठंडी पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया में खूब गर्मी पड़ेगी। ठीक है, बताया जा रहा है उस शिक्षा के माध्यम से ही बताया, यानी इस शिक्षा का ही प्रभाव है कि आज हम लोग इतना कुछ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आपके सामने जो बोल रहे हैं वो शिक्षा का ही प्रभाव है और आप यहाँ आए हैं तो शिक्षा के ही प्रभाव से आए हैं। तो कहा गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही बढ़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही बढ़ेगा। किसने कहा था? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था। क्योंकि वो कौन थे? वो हमारे देश का संविधान बनाए थे। वो माता थे। अगर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, महत्वपूर्ण किताब है तो वो हमारे देश का संविधान है। अगर संविधान न होता तो हमारी सारी ये जो मौलिक अधिकार हैं या और चीजें हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती। हम उसी पुरानी स्थितियों में उसी ढर्रे पर चले होते, आज ना आप यहाँ होते और हम ना यहाँ होते। तो बच्चों, जो बाबा साहब ने कहा है उस चीज को हमें फॉलो करना है, उस चीज को आगे बढ़ाना है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ठीक है। तो आप लोग ठान लेंगे अपने मन में कि हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, हम किसी से कम नहीं, जो हमको पिछाड़ दे उसमें दम नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कैसे वो अपनी मेहनत करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ चीजों को अपने ही आसपास पड़ोस की चीजें देखकर सीख लेनी होती है। जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है कि काक चेष्टा बको ज्ञानम स्वान निद्रा तथेवच अल्पाहारे गृह त्यागे विद्यार्थे पंच लक्षणा। पंच लक्षणा का मतलब 5 लक्षण।
ठीक है। तो अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण ऐसे हैं कि काक चेष्टा यानी कौवे जैसे इच्छा रखने वाले, कौवे जैसे इच्छा रखने वाले। कौवा किस तरह से अपनी भोजन की तलाश में दांव लगाता है। ऐसे डाले पर जब बैठेगा, किसी पेड़ के डाल पर बैठेगा तो जरूर वो अपने ताक झांक में लगा रहेगा। उस तरह के हम विद्यार्थियों को अपने शिक्षा यानी अपने सीखने के लिए जो सीखते हैं तो उसी तरह हमें जो कुछ क्लास में बताया जाता है उसको सुनना चाहिए। कहाँ से क्या बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, इस चीज को हमें जानना चाहिए। ऐसे कौवे की तरह काक चेष्टा बको ध्यान बगुले जैसा ध्यान। बगुला जब तालाब में मछलियां पकड़ता है तो कैसे ध्यान लगाता है, अपनी एक पैर उठा लेता है और अपनी चोंच एकदम कंसंट्रेट कर लेता है, आंखें अपनी गड़ा लेता है अपने सामने कि कोई भी मछलियां गुजरेंगी तो हमसे नहीं। क्यों? क्योंकि वो कंसंट्रेट करके बैठा है, ध्यान लगाकर बैठा है। बको ध्यानम, उसी तरह हम लोग को ध्यान करके बैठना चाहिए। क्लास में जब हम शोरगुल मचाते हैं, झगड़ा करते हैं तो हमें कहाँ अच्छा ज्ञान मिलेगा। जब हम बगुले जैसे ध्यान लगाकर बैठेंगे तो जो कुछ टीचर हमारे बताते हैं वो हम ध्यान से सुनेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा। तो काक चेष्टा स्वान माने कुत्ते जैसे नींद। अब यहाँ कहना होगा कि हम कुत्ते जैसे सोए नहीं, कुत्ते जैसे कुत्ता सोता है ना उस तरह से हमें नींद लेना चाहिए। कैसे? जब वो अपने कोई भी चीज जब उसके पास खटकती है या कोई जाता है या कुछ ऐसी चीजों होता है तो तुरंत वो जान जाता है कि कुछ जा रहा है, यानी वो अपनी पूरी नींद में नहीं रहता है, वो जग जाता है। उसी तरह हमको भी अपनी जो नींद है उसी तरह कुत्ते जैसी नींद बनानी चाहिए कि हमें पढ़ने के लिए किसी भी समय उठ जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। ठीक है। हम लोग बहुत देर तक सोते रहते हैं, सुबह हमारे मम्मी पापा जगाते हैं तब उठते हैं। ठीक है। तो हमें कुत्ते जैसे क्या है, स्वान निद्रा तथ्योपचा और च माने और तथा या और अल्प माने थोड़ा, आहार माने भोजन, थोड़ा भोजन लेना, जो कुछ शाम मिल गया है। ठीक है। जो कुछ मिल गया है उसको ले लें और चल दें। अल्पाहारी या शाम को हम आते हैं बहुत ज्यादा अधिक पेट भर के तनाव करके नहीं खाना चाहिए। जब हम पढ़ने बैठे तो सही से बैठ नहीं पाएंगे, हमें गैस बनेगी या हमें नींद आएगी, है ना। तो अल्प माने थोड़ा भोजन, अल्पाहारी थोड़ा भोजन लेना, गृह त्यागी और शिक्षा के लिए, विद्या के लिए हमें घर को छोड़ने देना चाहिए। छोड़ने का मतलब एकदम से छोड़ देना का नहीं मतलब अर्थ है यहाँ आपको छोड़ना चाहिए विद्या के लिए, घर को त्याग देना। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी विद्यार्थियों के पास धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। आपने कम से कम 1.5 घंटे समय दिया। आपने मुझे कुछ समझा तो इसके लिए मैं नहीं सर, आप काफी योग्य हैं सर। आपको धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप हमारे एसएमसी समिति के सदस्य हैं बजरंगी प्रसाद जी और इनकी बिटिया, ये उन्नति बढ़ती है और इन्होंने आज ये एमए किए हुए हैं, काफ़ी कुछ नॉलेज रखते हैं और हमने सर से निवेदन किया कि सर आप कुछ बताइए हमारे बच्चों को। आज मीटिंग भी थी तो इन्होंने समय दिया। धन्यवाद सर आपका। बच्चों इसीलिए ताली बजाओ। धन्यवाद सर जी, जो आपने हमें समझा इस चीज के लिए। बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा सर।